पहले थोड़ा सलाद की रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 50 ग्राम गाजर, 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम कुकुम्बर, 50 ग्राम प्याज मैंने ले लिया। उसमें 3 ग्राम मैंने नमक मिला लिया और 2 ग्राम मैंने लेमन जूस मिला लिया। हाँ, मैंने लिक्विड को भी मैंने उसका वेट नाप लिया और फिर ऐसे सलाद बनाया। तो एक्चुअल में नहीं, मैं बस बता रही हूँ। अगर मैंने ऐसे सलाद बनाया तो टोटल उसका वेट होना चाहिए 205 ग्राम। 50 × 4 200 और 3 + 2 5 ग्राम, 205 ग्राम का सलाद होना चाहिए। आपको पता है, पर क्या ऐसा हो सकता है मैं 205 ग्राम के जगह 204 ग्राम का सलाद मुझे मिले? मेरा इंग्रेडिएंट्स का वेट वही रहेगा, पर क्या वेट घट सकता है? ऐसा सलाद के केस में तो नहीं हो सकता। हमारे मतलब ह्यूमन कुछ बना रहे हो ऐसा हो रहा है, ऐसा तो मतलब सलाद के केस में नहीं होता। पर भगवान जब आइटम बनाते हैं ना, उसके केस में ऐसा होता है। हमें कैसे पता चला? हम थोड़ी ना देख रहे थे भगवान कैसा आइटम बना रहे हैं। हमने क्या किया ना, हमें पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं एक आटम के न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट से ही आटम का वेट एस्टिमेट करते हैं। पर हमने क्या देखा ना, जितना हमने मतलब प्रोटॉन लिया, न्यूट्रॉन लिया, उनका वेट नापा, पूरा रखा, और आटम जो लिया उसका वेट नापा, तो डिफरेंट आ रहा है। आटम का वेट थोड़ा कम आ रहा है। मतलब इसका इंग्रेडिएंट जो लिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो इंग्रेडिएंट उसका है, उनके मतलब टोटल मास से आटम का मास थोड़ा कम है। मतलब अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो मतलब G × मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का एक आटम में मास, प्लस हमने क्या किया ना, A - G मतलब कितना न्यूट्रॉन का नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया न्यूट्रॉन के मास को, और टोटल मास देखा। मतलब उससे भी हमने एटॉमिक मास को माइनस कर दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमने देखा कुछ वैल्यू आ रहा है जो कि ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ और जो सलाद बन रहा है उनका वेट तो सेम आना चाहिए। तो वेट गायब हो रहा है, पर वेट गायब हो रहा है तो जा कहाँ रहा है? तो वही वेट जो आ रहा है उसके बाइंडिंग एनर्जी बनाने के लिए, मतलब E = mc²। तो ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन जो है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो मास गायब हो रहा है उससे कुछ एनर्जी बन रहा है। वो जो एनर्जी बन रहा है, मतलब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्यों एक साथ रहेंगे? क्योंकि वो जो मास गायब हो रहा है, जो एनर्जी बन रहा है, वही एनर्जी उन्हें जोड़ कर रख रहा है। मतलब हम जानते हैं कि एनर्जी कम हो तो चीज़ स्टेबल होती है, उसी वजह से मतलब पैक होके रहती है। वैसे ही जो मास गायब हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, उस एनर्जी की वजह से वो स्टेबल होकर मतलब पैक होके रह रहा है। तो उसके फॉर्मूला मतलब मास डिफेक्ट इसे बोलते हैं। जो मतलब इंग्रेडिएंट के मास से आटम का मास जितना कम है उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ΔM से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं जो कि है पैकिंग फ्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला है मास डिफेक्ट पर मास नंबर। मतलब मास डिफेक्ट एक न्यूक्लियन में पर न्यूक्लियन कितना है। तो बोलते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन अगर नेगेटिव होता है तो हमारा जो आटम है वो स्टेबल होता है, और पॉजिटिव होता है तो आटम अनस्टेबल होता है। पर जैसे कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और मास नंबर तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव कैसे होगा? ये डाउट एक्चुअली मुझे 12th में था, तो इसलिए मैंने इस 12th वाले सीरीज़ में इस हायर स्टडीज़ वाले टॉपिक को थोड़ा ऐड किया है, जो कि है आइंस्टाइन का ये ग्राफ। तो ये ग्राफ आप अगर देखोगे तो इसमें एक जो नीचे जा रहा है वो एक नेगेटिव रिजल्ट भी दिखा रहा है, जो कि 20 से लेकर 200 मास नंबर तक हमें नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है। तो इस ग्राफ के हिसाब से तो हमें देखने को मिल रहा है पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है।
पर ये नेगेटिव होगा कैसे? क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली ऐसा होता है कि मास ऑफ द आइसोटोप, मतलब जो हमने लिया है, जो एटम लिया है हम, उसका मास माइनस मास नंबर मतलब हम जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं उसका जो नंबर मतलब रखते हैं, उससे कितना बड़ा या कितना छोटा है। मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब जो हमने लिया है एटम, वो अगर हमारे एस्टिमेट किए हुए मास नंबर से थोड़ा कम होगा तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और जितना मास गायब होगा उतना एनर्जी, और जितना एनर्जी होगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी, और जितनी बाइंडिंग अच्छी होगी उतना स्टेबल न्यूक्लियस। क्लियर? तो मतलब अगर हमने मास ऑफ द आइसोटोप माइनस मास नंबर किया, तो अगर मास ऑफ द आइसोटोप बड़ा होगा, मतलब हमारे एक मास नंबर को हम सपोज करो आइडल टाइप लेते हैं, तो अगर आइडल टाइप से मास ज़्यादा हमें मिल रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से कि मतलब कम एनर्जी यूज़ हुई है, मतलब कम एनर्जी रिलीज़ हुई है वो आइटम बनते वक्त, मतलब वो अनस्टेबल है। पर अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा, मतलब आइसोटोप का मास हमारे आइडल टाइप से कम है, मतलब हमारा एनर्जी रिलीज़ हुआ है, एनर्जी रिलीज़ हुआ है मतलब बाइंडिंग हुई है, अच्छी बाइंडिंग मतलब स्टेबल न्यूक्लियस। इस टॉपिक को वैसे तो मैं यहाँ पर लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि हाई स्टडीज़ के ऊपर जब मैं वीडियोस बनाऊँगी मतलब बीएससी के लेवल पर, तब मैं ये सब बातें आपको बताना चाहती थी। पर क्या हुआ ना, मुझे ये डाउट था 12th में, तो मैं नहीं चाहती आपका बेस ऐसे ही मतलब ख़राब हो, क्योंकि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, हाउ ए पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी नेगेटिव। तो ये फील तो होता है कि हाँ एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, उसलिए पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव हो रहा है, फील तो हो रहा है, पर एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। तो आई गेस सब क्रिस्टल क्लियर है। तो हम तो एटम बना नहीं रहे ना, हमें तो पता नहीं कि कितना एनर्जी लगाकर हमने एटम बनाया, पर हम बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि हमने कितना एनर्जी दिया कि वो एटम का न्यूक्लियर टूट गया, और टूट के मतलब इतना बिखर गया कि बाकी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है ना, सिंपली बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, मतलब कितने न्यूक्लियन है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जो मास डिफेक्ट होता है इंटू सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमें पता है, तो डेल एम इंटू सी स्क्वायर होता है, मतलब जो मास गायब हो रहा है वो कितने एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें पता चल गया। तो जितना ये ज़्यादा होगा तो उतनी स्टेबिलिटी हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो कर्व देख रहे हैं उसमें से हम क्या पता कर सकते हैं कि देखो कि ये जो लाइट न्यूक्लियई है वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मतलब ये लेस स्टेबल है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूरेनियम जो आ रहा है यहाँ पर एक स्मूथ कर्व में है, जहाँ पर लग रहा है कि हाँ इनके पास एक अच्छा खासा बाइंडिंग एनर्जी है, पर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा नीचे डिक्रीज़ कर रहा है। तो पता चल रहा है कि मतलब बहुत कम जो लाइट न्यूक्लियई है, मतलब जिनका मास नंबर 20 से बिलो है वो अनस्टेबल है, और जिनका मास नंबर 200 के बाद है मतलब वो हैवी न्यूक्लियई है, वो भी अनस्टेबल है। तो स्टेबल कौन है, इनके बीच वाले सब स्टेबल है। तो बीच वाले सब तो नहीं, मतलब ज़्यादातर स्टेबल ही होते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब 20 से लेकर 200 तक न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, मतलब 20 से कम और 200 से ज़्यादा होने पर वो अनस्टेबल भी होते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया पूरा कर्व क्या है। तो आप ये तो बताइएगा कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है वो भी आप बताइएगा। तो लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था कि
न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कूलेंट यूज़ होता है उसकी स्पेसिफिक हीट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होती है, जिसका आंसर ये है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी तो वो जब बहुत हाई एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो बॉयल नहीं होगा, उसे बहुत ज़्यादा हीट लगेंगे बॉयल होने के लिए और वो इवापोरेट नहीं होगा। और दूसरी बात, उसकी स्पेसिफिक हीट इसलिए हाई होती है क्योंकि अगर स्पेसिफिक हीट हाई होगी वो बहुत सारे एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि न्यूक्लियर सील्ड जो होता है वो कंक्रीट का क्यों बनता है, क्योंकि ऐसा करने पर वो गामा रेज जो मतलब हार्मफुल रेज निकलती है न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो वहाँ के काम करने वालों को अफेक्ट नहीं करेगी। थैंक यू।